हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा इंडिया। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ये चैप्टर थोड़ा हमारा वीक है, तो आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन और ये क्या होता है ये हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स की मैं बाद में बात करूंगा, उसके पहले आप देखिए आगे क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? लाइक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये जो फंक्शन आप जब यूज करते हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पढ़ा हुआ आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, 11th क्लास में पढ़ाते हैं, 10th क्लास में पढ़ाते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, ये हमें पता है। फंक्शंस, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये हमें पता है कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। सपोज देखिए आप, जैसे ए के डोमेन है और ए के कोडोमेन है, ये हमने पढ़ा है। ये आपको मानते हैं, ये आपका हो गया डोमेन, ये आपका हो गया कोडोमेन। सपोज इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स देता हूं लाइक ए बी सी डी ई, और इसमें कुछ इमेजेस देता हूं लाइक 1 2 3 4 5 6। सपोज ए बी सी डी ई 5 इंसान है या 5 लोग है या 5 पर्सन है, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 कोई चीजें हैं। मेरे को ये क्या करना है कि हर इंसान को कोई एक चीज असाइन करनी है। सपोज इफ आई गिव ए 3 बी 1 सी 5 ई 4 एंड डी 2 लाइक दिस। तो मैंने एक नेटवर्क बनाया, तो मैंने क्या किया कि ए बी सी डी ई इन सबको 1 2 3 4 5 6 में से एक एलिमेंट मिला है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सपोज देखो यहाँ पे हर इंसान को ए बी सी डी ई में से सबको एक एक मिला है, किसी को भी 2 नहीं मिले। ओके, या फिर 2 लोग को सेम नहीं मिला। ये क्या क्या केस होते हैं ये हमने पढ़ा था, जैसे 1 1 मैनी 1 ऑन 2, ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। ये हम फिर से थोड़ा सा बेसिक हम देखेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले। तो एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन डिफाइंड होता है। सपोज फंक्शन में बोलता हूं fx, ये डिफाइंड होता है कि सपोज आप डोमेन में से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, उसका कोडोमेन, देखिए ये तो हो गया कोडोमेन जिसमें से 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट आते हैं। एक वर्ड होता है रेंज। रेंज आपका वो चीज होती है जो जिसकी इमेज यहाँ पे यूज की गई है। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से 1 2 3 4 5 यूज किए गए हैं, तो ये जो आपकी चीज होगी ये, दिस इज कॉल्ड योर रेंज। ओके, तो फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी डोमेन में से आप कोई एलिमेंट लेते हैं, अगर उसकी इमेज रेंज में एक आती है, इट मींस दैट फॉर एवरी डोमेन एलिमेंट you have one and only picture in the range, then this is called your function. Okay, तो फंक्शन आपका fx क्या डिसाइड होता है, fx मान लीजिए फंक्शन में बोलता हूं y, जो कि f of x का फंक्शन है, जहां पे आपका x ये होता है और y आपका ये होता है, कि for every x you have one element in y. Okay, now एक केस ये भी पॉसिबल है कि क्या सर, मैं एक केस देता हूं ए बी सी 1 2 3, लाइक इसका ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, इसका भी ये एलिमेंट हो गया, और इसका सपोज ये हो गया। तो यहां मैं अपना डोमेन क्या बोलूंगा, ए बी सी, ये आपका हो गया डोमेन। रेंज क्या बोलूंगा 2 और 3, क्योंकि ये यूज नहीं हुआ, तो ये आपकी 2 और 3 रेंज होगी, ठीक है। बट यहां देखो आप a एंड b दोनों की इमेज क्या है, 2 है, ये भी फंक्शन होता है। फॉर मल्टीपल और x the value can be same for the y, but for the same value of x the value of y cannot be multiple. This is called your function. तो फंक्शन क्या होती है आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर इसको मैं ग्राफ से देखना चाहूं कि ग्राफ से अगर मैं फंक्शन देखूं तो क्या होता है, आपको सबको पता है कि साइन का ग्राफ ये होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। हम चेक करेंगे इफ आई राइट y इक्वल टू साइन x, क्या ये फंक्शन है?
देखते हैं। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ x, ये आपका x है और ये आपका y है। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ x यू कैन चेक दैट y की वैल्यू सिर्फ एक है। देखो y की वैल्यू सिर्फ एक है। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ x यू ओनली हैव वन वैल्यू ऑफ y, ठीक है। बट आप देखो फॉर वन वैल्यू ऑफ y यू कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि आपका ये फंक्शन जहां पे मल्टीपल x के लिए आपका सिंगल y है, सपोज ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है b और ये वैल्यू आप मान लीजिए 2 है, सॉरी ये वैल्यू आप मान लीजिए 1 है। तो a और b दोनों के केस में वैल्यू 1 है, जो कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे केस ये पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज देखिए, फंक्शन जो आपके होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सपोज a b c d 1 2 3 4, सपोज a is equal to 2 b 3 d 4 and c 1। अब देखो हर की एक वैल्यू है, डोमेन के हर एलिमेंट की रेंज के हर एलिमेंट में एक वैल्यू डिफाइंड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर every element of A there is one value defined in the range, okay। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 1 1। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 1 के लिए 1 मल्टीपल यहां काम नहीं है, ये हो गया आपका 1 1। एक होता है 1 1। अब एक केस मान लीजिए A B C D 1 2 3 4 5, ये 1 ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सपोज ये इसका इमेज है, ये x हो गया और ये y हो गया। अब क्या इस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि ये 1 1 है? बिल्कुल है, क्योंकि सबकी एक एक रेंज में एक एक एलिमेंट से इमेज बनी हुई है। बट एक 1 1 तो हो गया, एक साथ में होता है ऑन टू। ये ऑन टू क्या होता है ये आप देखिए। ऑन टू होता है कि आपका रेंज का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। देखिए यहां पे क्या रेंज का हर एलिमेंट यूज हो रहा है, यस इसकी भी डोमेन में इमेज असाइन है, इसकी भी असाइन है, इसकी भी असाइन है, इसकी भी असाइन है। बट यहां देखिए जो एलिमेंट 4 है इसकी डोमेन में कोई वैल्यू असाइन नहीं है, मतलब ये किसी भी डोमेन की वैल्यू को शो नहीं करता, इमेज नहीं है ये। इसका मतलब दिस इज नॉट योर ऑन टू। ये हो गया आपका 1 1, ये आपका हो गया ऑन टू। तो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये केस बहुत जरूरी है कि आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अब देखिए क्यों। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने आपको 10 रुपए दिए। अब मैं चाहता हूं कि इसका इनवर्स हो जाए। इनवर्स क्या होगा कि आप मुझे 10 रुपए वापस दे दो, राइट। कि मैंने आपको 10 रुपए दिए तो इसका इनवर्स हो गया आप मेरे को 10 रुपए वापस दे दो। ये x है, ये y है, a b c d e। नाउ 1 2 3 4 5। ये फंक्शन क्या बोल सकता हूं कि 1 1 एंड ऑन टू है, बिल्कुल है। अब अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करूं, सपोज इनवर्स क्या होगा, मैं इसका अगर अभी इन्होंने इनको दिया है, इनवर्स का मतलब अब ये इसको देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो y में कन्वर्ट होगा और जो y है वो x में कन्वर्ट होगा। तो इसका अगर मैं इनवर्स बनाऊंगा 1 2 3 4 5 a b c d e। देखिए 1 का क्या है b है, 2 का क्या है a है, c 3 का क्या है e है, d का क्या है 4 है एंड 5 का c है। यही है। देखिए ये y था, ये x था, अब ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। ये आपका फंक्शन है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि नाउ दिस विल बी योर फंक्शन? कैसे? देखो अगर ये 1 1 एंड ऑन टू है तभी तो ये पॉसिबल है कि हर रेंज के हर एलिमेंट की सॉरी डोमेन के हर एलिमेंट की रेंज के हर एलिमेंट में इमेज मिले।
अगर मान लो ये ऑन टू नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, तो यहाँ पे भी 6 आता, जिसकी कोई इमेज डिफाइन नहीं होती। इसका मतलब आपका डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ओके, अगर ये मैन्युअल होता, सपोज ए और बी दोनों का 2 होता, ए और बी दोनों का 2 होता, तो 2 का यहाँ पे क्या होता, ए और बी, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला है कि फंक्शन के केस में सेम डोमेन के एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए। अब देखिए सपोज f डिफाइंड एज x to y सच दैट, देखो x टू y मतलब x आपका हो गया डोमेन, y आपकी होगी रेंज, x आपका डोमेन, y आपकी होगी रेंज, सच दैट f y बराबर f ऑफ x। अगर ये आपका f ऐसे डिफाइंड है तो f इनवर्स से डिफाइंड होगा, डिफाइंड एज y टू x। इस केस में आपका जो y रेंज था वो आपका यहाँ डोमेन बन जाएगा, और जो आपका पहले डोमेन था वो आपका रेंज बन जाएगा, सच दैट x इक्वल टू f ऑफ y। ओके, x इक्वल टू f ऑफ y। इसका मतलब यहां मैंने क्लियर कर दिया कि रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, वैसे ही डोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स। आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गई इनवर्स की बात। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हम लाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। अब तक हमने सिर्फ इनवर्स फंक्शन क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे मेन चैप्टर व्हिच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। सपोज सबसे पहले अगर मैं लूं sin x, पहले तो बताइए कि sin x आपका कहां से कहां तक डिफाइंड होता है। ठीक है, sin x चलो मैं आपके सामने sin का ग्राफ बनाता हूं जो आपने पहले से पढ़ रखा है। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये पाई बाय 2 होता है। वैसे ही नेगेटिव में भी ये माइनस पाई बाय 2 होता है, ये माइनस पाई होता है, ये माइनस 3 पाई बाय 2 होता है, ये माइनस का 2 पाई। ये यहां बहुत दूर तक जाता है, वहां बहुत दूर तक जाता है। तो ये जो आपके डोमेन है, देखिए ये x आपका होता है डोमेन, ये आपका होता है डोमेन। मैंने एक साइन का बताऊंगा, बाकी सब का मैं जल्दी से लिखूंगा। और ये y आपका होता है रेंज। देखिए x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, बट आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 से लेकर 1 तक। ये तो आपने पढ़ा था दोस्तों कि r sin x डोमेन आपको होता है r2 -1 to 1। मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि -1 and 1 are also included। ये आपका हो गया साइन का। नाउ अगर मैं कोसाइन का देखता हूं, ये मैं ग्राफ में डाल रहा हूं। अब मैं कॉस का ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें कॉस का ग्राफ पता है। सेकंड, अगर मैं कोसाइन का देखूं, cos x, ये भी आपका r से लेकर -1 to 1 में डिफाइंड होता है। साइन हो गया, cos हो गया। नाउ tan x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखिए tan क्या होता है, sin x डिवाइड बाय cos x। यहां मैं क्या चाहता हूं कि आपका जो डोमेन है डोमेन के अंदर देखिए, डोमेन आपका हर डिफाइन करने के लिए आपका cos यहां पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर cos 0 हो गया तो sin by 0 अनडिफाइंड। इसका मतलब cos 0 कब होता है, जितने भी 2n + 1 पाई बाय 2 कोएफिशिएंट पे। देखिए cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। देखिए अब मैं 1 0 रखा तो पाई बाय 2, 1 रखा 3 पाई बाय 2, 2 रखा पाई बाय 2। इसका मतलब जितने भी 2n + 1 पाई बाय 2 है, जहां पे n आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस केसेस पे आपका cos अनडिफाइंड 0 होगा एंड tan आपका अनडिफाइंड होगा।
तो इसका मतलब आपका जो डोमेन होता है 10x का, ये r, बाकी सबके डिफाइंड होता है r माइनस 2 प्लस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये तो हो गया आपका डोमेन। अब रेंज 10 का ग्राफ हम सबको पता है, देखिए 10 का ग्राफ ये होता है। ये 10 का ग्राफ होता है, ये रेंज ये होती है, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हर वैल्यू को दिखाता है। इसका मतलब इसकी रेंज होती है r। देखिए ये 10 का हो गया। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा cot का, cot x। cot x क्या होता है, cos x डिवाइड बाय sin x। रेंज क्या होगी, सॉरी डोमेन होगा r माइनस, अब sin x कहां 0 होता है, n पाई पे, r माइनस n पाई, किसका डोमेन हो गया, और ये r तक डिपेंड है, ये इसकी होगी रेंज। ओके आगे चलते हैं। cosec x ये होता है आपका 1 बाई sin x। ध्यान से देखो दोस्तों, इसकी रेंज, इसका जो डोमेन होता है वो r माइनस सेम n पाई होगा, क्योंकि एवरेज साइन नीचे है ना, n पाई हो गया, और जो इसकी रेंज होगी, देखो साइन की रेंज होती है -1 to 1, भाई -1 to 1, 1 बाई -1 से लेकर 1 बाई 1, ये इसकी रेंज होती है साइन की। अगर सॉरी इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, देखिए साइन होता है -1 से लेकर 1 के बीच में, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, ये पॉसिबल है। बट अगर आप कोसेक निकालोगे तो इसका इनवर्स लोगे तो ये -1 से 1 के बीच में आपको वैल्यू शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये -1 से 1 के बीच में है, तो इसकी रेंज क्या होगी, फ्रॉम -∞ to -1 and 1 to infinite। या फिर मैं कह सकता हूं कि x y less than equal to -1 and y greater than equal to 1। क्योंकि यार दोस्तों ये -1 के बीच में, तो इसका रेसिप्रोकल जब आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे, आप कोसेक निकालोगे, तो वो तो इसकी रेंज के बाहर आएगा ना। वैसे ही सेक का क्या होगा, sec x इक्वल टू ये होता है आपका 1 बाई cos x r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से लेकर सेम यही y लेस देन इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 1। ये सिंपल मैंने आपने पढ़ा है, तब भी मैंने फिर से डिफाइन किया है, sin cos tan cot cosec sec, इसकी रेंज एंड डोमेन। ये मैंने क्यों डिफाइन किया दोस्तों, ये मैंने इसलिए डिफाइन किया कि जब हम इन्वर्स करेंगे इसको, तो ये हमारी डोमेन बन जाएगा और ये हमारी रेंज बन जाएगी। हम इसको डिफाइन करेंगे, हम इसको ग्राफ से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलिए ये तो इतना हो गया। पहले हम बात करेंगे साइन के बारे में। देखो साइन फंक्शन के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो कि आप एक बार देख लीजिए। देखो मैंने अभी बोला था आपको f डिफाइंड होता है y इक्वल टू fx के लिए, और f डैश आपको जो डिफाइंड होता है वो आपका x इक्वल टू f y के लिए होता है। आपने 11th में पढ़ा था कि f o g g o f दो फंक्शन आप पढ़ते थे, यही सेम चीज अगर मैं आपको यहां पूछूं, सपोज मान लीजिए f डैश ऑफ, सपोज मैंने f डैश इसको f डैश 1 को मैंने g मान लिया, ओके। तो मैं अगर लिखता हूं f o g क्या होगा, f ऑफ g x होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, f ऑफ g x, g क्या है, f डैश, मतलब f ऑफ f डैश x, f डैश ऑफ x क्या है, देखिए y इक्वल टू fx है, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, y, ये आपका हो गया f y, और f y बराबर क्या है, x। इसका मतलब f o g, मतलब इसको मैं लिखता हूं f ऑफ f डैश, जो आपका होगा x होगा। सेम ऐसा अगर मैं f डैश ऑफ f लिखता हूं, इसका मतलब g o f, इसका मतलब g ऑफ f x, f डैश ऑफ f x, ऐसे लिख सकता हूं। f x बराबर क्या है, y,
एफ डैश ऑफ वाई कितना हुआ एक्स। इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ एफ एक्स लिखूं या एफ ऑफ एफ डैश लिखूं, दोनों की वैल्यू एक्स के बराबर आती है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये आपके आगे यूज आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ एफ डैश इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स। अभी जस्ट बेसिक आपको पता है, आगे डिटेल में बताऊंगा, तो अभी इतना ही ध्यान दे दीजिए। अब हम बात करेंगे साइन फंक्शन के बारे में। चलिए देखिए, साइन की मैंने आपको डोमेन रेंज बताई थी। इसका डोमेन होता है r, x बिलोंग्स टू r, ये x की वैल्यू होती है x बिलोंग्स टू r, और ये y की वैल्यू होती है y बिलोंग्स टू -1 to 1। एंड साइन का ग्राफ क्या होता है, हम सबको पता है कि दिस इज ग्राफ ऑफ साइन x। 0 पाई 2 पाई -5 -2 पाई -3 पाई, ये आपका पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, माइनस पाई बाय 2 हो गया, -3 पाई बाय 2 हो गया, ये आपका -5 पाई बाय 2 हो गया। और आपकी रेंज क्या होगी 1 से लेकर नेगेटिव कितना है -1, ये आपका हो गया y एंड दिस इज योर x। डोमेन पता है, रेंज पता है। अब हमें करना है साइन इनवर्स फंक्शन। देखिए साइन का अगर मैं इनवर्स लिखूं, अगर मैं लिखता हूं कि इनवर्स ऑफ साइन, तो आप दोस्तों 1/sin x नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू cosec x होती है, ये इसका इनवर्स नहीं है। पहली बात तो ये, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी। अब साइन का इनवर्स क्या होता है हम देखेंगे। साइन के इनवर्स का हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x। जैसे कि मैंने बताया कि किसी फंक्शन का अगर आप इनवर्स लेते हैं तो उसका डोमेन एंड उसकी रेंज इंटरचेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो यहां इसका डोमेन था, सॉरी यहां जो इसकी रेंज थी वो इसका डोमेन बन जाएगा -1 to 1 से लेकर, और जो इसका डोमेन था वो इसकी रेंज बन जाएगी r। अच्छा ये क्या r तक डिफाइंड अगर मैं इसको बोलूं तो क्या ये r लिखना यहाँ सही होगा या नहीं होगा, ये हम अभी चेक करेंगे। देखो मैंने यहाँ क्या किया कि x को y में बदल दिया, y को x में बदल दिया। यहाँ x को हटा के मैं y कर दूंगा, यहाँ y को हटा के मैं x कर दूंगा, और इसको मैं फिर से प्लॉट कर दूंगा। तो मैं प्लॉट कैसे करूंगा, ध्यान से देखना दोस्तों, सारा इंपॉर्टेंट खेल इसी में है। एक समझ लो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये y है, ये x है। x कहां से कहां तक डिफाइंड है -1 से लेकर 1 तक, तो ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया 1। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये फंक्शन है आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको मिटाने के बाद क्या ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या मैंने ग्राफ सही बनाया। देखिए जो ये इसका, इसको मैंने ऐसे कर दिया, जस्ट ये क्या है साइन का ग्राफ, ये -1 to 1 ये हो गया, और ये कितना है आपका 0, ये आपका हो गया पाई 2 पाई, वो 3 पाई, ये -पाई, ये -2 पाई। एक मैंने आपको बात बताई थी, अच्छा देखो इसका इनवर्स तो हमने लिख दिया कि हाँ इसकी जो डोमेन होगा वो r होगा, सॉरी डोमेन जो इसका होगा वो -1 to 1 होगा, और जो इसकी रेंज है मैंने एक बार लिखी इसकी r मतलब पूरी r। ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला है कि किसी फंक्शन डिफाइन होने के लिए उसकी एक x पे दो y की वैल्यू नहीं हो सकती। सपोज मैं कोई एक x लेता हूं, सपोज मान लो मैंने ये x ले लिया, क्या इस x पे y की एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये भी तो आएगी, फिर एक वैल्यू आ गई ये भी तो आएगी। इसका मतलब कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन तो मैंने कर दिया, पर क्या ये फंक्शन है, नहीं ये फंक्शन नहीं है until and unless we define its range। अब देखो ये कैसे होगा, मैं अगर सपोज करूं कि मैंने अपनी रेंज यहां से लेकर सिर्फ और सिर्फ यहां तक ली, सपोज
यहां से लेकर मतलब माइनस पाई से लेकर माइनस की रेंज ली पाई तक। तो इस केस में क्या मैं बोल सकता हूं कि y की वैल्यू सॉरी एक x की वैल्यू पे y की क्या दो वैल्यू मिलेगी। देखो एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है, अभी भी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ओके, अब हम चेंज करते हैं इसको, अब इसको चेंज करते हैं। सपोज अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसकी रेंज और छोटी करता हूं। मैं मानता हूं देखिए ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है। अगर मैं ये रेंज लूं माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, तो क्या इतनी सी रेंज के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x we will have only one value of y. It means that for the range of minus pi by 2 से pi by 2 I can say that this function can be defined. ध्यान से समझना, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैंने रेंज ये क्यों ली, क्या मैं रेंज ये ले सकता हूं, मतलब क्या मैं रेंज पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आप ये रेंज भी ले सकते हो, ये रेंज भी ले सकते हो, आप कोई सी भी रेंज ले सकते हो, बस उसका इंटरवल जो रेंज का जो इंटरवल होना चाहिए वो पाई का डिफरेंस होना चाहिए। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ले लीजिए, या पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ले लीजिए, या 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 ले लीजिए, ऐसा से माइनस में ले लीजिए। तो उस रेंज के केस में आपका जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन होता है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि इस रेंज के अंदर for any value of x you only have one value of y, so this is called your inverse trigonometric inverse function of sine। तो ये आपका हो गया डोमेन, ये आपकी होगी रेंज। बिल्कुल ऐसा ही दोस्तों, ऐसा ही सेम टू सेम होता है cos के केस में। अगर मैं आपको बोलूं इनवर्स ऑफ cos x कैसे डिफाइंड होता है, ये आपको होता है cos और इनवर्स ऑफ x, जिसका -1 से 1 ये डिफाइंड होता है, और r नहीं होगा दोस्तों, r नहीं होगा। जैसे यहां पे मैंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिया है, वहां मैं आइदर 0 से पाई ले सकता हूं, पाई से 2 पाई ले सकता हूं, 2 पाई से 3 पाई ले सकता हूं, क्योंकि cos के केस में होगा कुछ नहीं दोस्तों, जो आपकी एक्सिस है जो यहां एक्सिस थी वो आपकी यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये आपकी एक्सिस हो जाएगी। तो मैंने 0 से लेकर एक पाई के बीच का इंटरवल ले लिया, ये वाला सेम, जिसके अंदर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू विल ओनली हैव वन वैल्यू ऑफ y। अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से बताऊंगा cos का, पर मैं यहां cos का ग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि sin और cos में सिर्फ पाई बाय 2 फेज का डिफरेंस होता है, ये हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो cos का भी सेम ऐसा ही होगा, 0 से पाई या पाई के इंटरवल का कोई सा भी इंटरवल ले सकते हैं। ये हो गया sin एंड cos का। अब मैं cosec sec में से एक का बताऊंगा, tan एंड cot में एक का और बताऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं cosec x के इनवर्स में, इनवर्स ऑफ cosec x। चलिए देखते हैं। थर्ड पहले मैं डिफाइन करता हूं cosec x। यहां मैंने लिखा था इसका जो डोमेन होता है, एक बार मैं रिपीट कीजिए दोस्तों, इसका डोमेन होता है r माइनस n पाई से लेकर y लेस देन इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, कुछ लोग जैसे इसका ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ देखिए साइन का बिल्कुल उल्टा ग्राफ होगा। साइन में आप ऐसे बनाते थे, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए पाई बाय 2, ये 5, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। ये 0 हो गया, ये माइनस पाई बाय 2 हो गया, ये आपका माइनस पाई हो गया। देखो साइन बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, ये वैल्यू होगी इसकी 1, क्योंकि 1 पे इनवर्स cos की वैल्यू भी 1 ही तो होगी, ये आपकी होगी -1। तो ये आपका दोस्तों हो गया cos का cosec का ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर मैं आगे फर्दर डिफाइन करूं तो ये ऐसे हो जाएगा,
यहां डिफाइन करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस का 3π/2, ये आपका हो गया माइनस का 2π। तो ये होता है दोस्तों कॉसेक का ग्राफ, ठीक है। अब अगर मैं कॉसेक इनवर्स निकालता हूं, इनवर्स ऑफ कॉसेक x, अब आपका जो डोमेन है जो x है वो y बन जाएगा और जो y है वो x बन जाएगा। ओके, चलिए बनाते हैं ग्राफ। देखो ये जो इंटरवल है ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये वाला आपका ऐसे बन जाएगा। मैं जस्ट 0 से 2π के बीच में बनाऊंगा। तो ये देखिए ये कितना हो गया आपका, ये आपका डोमेन बन जाएगा ना, सॉरी ये आपका रेंज बन जाएगा 0, ये π/2, ये आपका बन जाएगा पाई, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 3π/2 जो कि यहां इस तरफ आएगा, ये आपका बन जाएगा माइनस का π/2, ये आपका बन जाएगा माइनस का पाई। और जो रेंज है आपकी ये आप देखो ये बन जाएगा 1 आपका माइनस का, और ये बन जाएगा प्लस का 1। ओके, तो अब इस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसका डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट इसका डोमेन क्या होगा, x कहां से आगे डिफाइंड है, 1 से आगे डिफाइंड है और -1 से पहले डिफाइंड है। तो x क्या से देखना है, x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये तो इसका हो गया डोमेन। अब रेंज क्या होगा, रेंज देखिए, रेंज क्या है, पूरी r है, पर वही बात है r के केस में अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूं तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगी मेरे को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको इसका जो डोमेन है, इसकी जो रेंज है आपको कंफाइन करनी पड़ेगी, कुछ आपको बाउंड करना पड़ेगा रेंज। तो मैंने ले लिया कि जिस केस के अंदर बिल्कुल भी ये 2 वैल्यूज ना दे x की एक वैल्यू पे, मैंने मान लीजिए -π/2 से लेकर π/2 का इंटरवल लिया, तो इस केस में हर x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू होगी। पर एक बात और ध्यान दीजिए, π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, आ गया, हाँ π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और -π/2 की वैल्यू इसकी कितनी है, 1 है। और 0 पे देखिए दोस्तों, 0 पे ये इनफाइनाइट को रीच कर रहा है, यहां भी इनफाइनाइट को रीच कर रहा है, यहां भी इनफाइनाइट को रीच कर रहा है। इसका मतलब जो इसका 0 जो फंक्शन होगा, जो इसकी में रेंज में जो 0 वैल्यू होगी वो डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो आपके -π/2 से π/2 होगी, जिसमें से 0 आप हटाएंगे, डिफाइन। ऐसे ही आप चाहे तो आगे इंटरवल भी ले सकते हैं, पीछे भी इंटरवल ले सकते हैं, बट ये 0 का ध्यान रखिए, यहां जैसे 0 है तो आगे n पाई होगा। जैसे मान लीजिए सपोज आप ये लेते हैं कि π/2 से 3π/2 लेते हैं, तो उसमें यहां पाई माइनस हो जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में -π/2 से 3π/2 लेते हैं तो माइनस पाई नेगेटिव हो जाएगा, वो रेंज में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया कोसेक का। ऐसे ही दोस्तों सेक का क्या होगा, सेक इनवर्स जो x होता है वो डिफाइंड होता है आपका x जो आपका डोमेन होता है, ये आपका होता है -∞ से लेकर -1 एंड 1 से लेकर इनफाइनाइट, और रेंज आपकी जो होती है, रेंज ये आपके दोस्तों 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। आप ग्राफ बना के करिएगा, बिल्कुल आपको यही निकलेगी। जैसे कोसेक का बना है वैसे ही सेक का बनता है। ये π/2 शिफ्ट हो जाएगा, बाकी चीजें सारी सेम रहेगी। ये पाई का π/2 हो जाएगा, π/2 का ये वैल्यू उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये π/2 हम यहां से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया साइन, कॉस, कोसेक एंड सेक, चारों का हमने इनवर्स देख लिए। अब लास्ट क्या बचा, tan एंड कोसेक, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए अब हम चलते हैं tan के बारे में। तो फिफ्थ जो हमारा है tan x, tan x, tan of x। देखिए tan x का इनवर्स देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया tan x की रेंज क्या होती है एंड डोमेन क्या होता है। चलिए हम क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ देखेंगे। इधर मैं y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू tan x बनाता हूं,
और इधर मैं इनवर्स बनाता हूं g ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा ताकि आपको पता रहे। देखिए tan x का ग्राफ क्या होता है दोस्तों, मैं ग्राफ से आपको इसलिए समझाता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको एक विजुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो एक सुनने में या फिर लिखने से ज्यादा होती है। ओके, इसीलिए मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूं, प्लस आपको बिना ग्राफ से भी बता रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि चीजें आपको याद रहे। ओके, तो चलिए देखिए tan x का मैं ग्राफ बनाता हूं तो सबको पता है कि tan का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जीरो होता है, ये पाई बाय 2 होता है और फिर वापस रिपीट करता है और एवरी पाई इंटरवल tan का ग्राफ रिपीट करता है। ये आपका होता है पाई। ऐसे ही यहां पे भी आपका ग्राफ रिपीट करेगा। ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस का 3 पाई बाय 2 और ये आपका हो गया 2 पाई माइनस। दोस्तों ये आपका हो गया tan का ग्राफ। अब डोमेन अगर मैं इसका बोलूं कि हाँ बोलिए कि सर इसका डोमेन कितना है, तो डोमेन आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू सब वैल्यू पर डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 2 के कोएफिशिएंट को छोड़ के। देखो ना यार, इसकी हर x पे y की एक वैल्यू है ओनली एंड ओनली पाई बाय 2 के 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 कोएफिशिएंट को छोड़ के। और मैंने बोला भी था कि tan x जो होता है ये क्या होता है sin x डिवाइड बाय cos x। तो जहां पे cos x 0 होता है वहां tan x डिपेंड नहीं होता। cos x 0 क्या होता है, कब होता है, पाई बाय 2 की ऑड वैल्यूज पे। तो डोमेन जो इसका होगा r माइनस, ध्यान से देखिए 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये इसका हो गया दोस्तों डोमेन। अब रेंज क्या होती है, देखो रेंज इसकी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक पूरा ग्राफ कंटिन्यू है, इसका मतलब इसकी रेंज होती है r। तो ये जो आपका y इक्वल टू tan x जो डिफाइंड होता है ये r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 से लेकर r के बीच में डिफाइंड होता है। ये आपका डोमेन है, ये आपकी रेंज है। अब चलते हैं, अब आपको यहां समझ में आ रहा है कि इसका उल्टा करोगे तो आपका tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा, मतलब उसकी रेंज जो डोमेन आएगा। पर हम ग्राफ से भी देखिए, देखो हाँ, तो देखिए अब ये ग्राफ को हमने ऐसे टिल्ट कर दिया, तो ये जो x की वैल्यूज थी वो y की वैल्यू बन जाएगी, और जो y की वैल्यूज थी वो x की वैल्यू बन जाएगी। तो y की वैल्यू कहां से कहां सकती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये आपके हो गया रेंज। तो अभी भी सॉरी डोमेन, अभी भी इसका डोमेन क्या है r। देखो ना यार, r डोमेन हो गया ना इसका, यहां से लेकर यहां तक डिफाइंड है। और जो ये वैल्यूज है ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया पाई बाय 2, ये आपका हो गया 3 पाई बाय 2, ये आपका हो गया 2 पाई। वैसे ये माइनस पाई बाय 2, ये पाई माइनस का 3 पाई बाय 2। दोस्तों ये आपकी होगी रेंज। अब सेम वही, अगर ये फंक्शन डिफाइन करना है तो हमें रेंज को इतना कंफाइन करना पड़ेगा कि जहां पे एक x पे एक y की वैल्यू मिले। ठीक है, अगर मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं तो ये यहां पे वैल्यू करती है, यहां पे करती है, यहां पे करती है और आगे भी कटेगी। इसका मतलब सेम x के y की बहुत सारी वैल्यूज है। इसका मतलब है इंटरवल को पाई इंटरवल के शॉर्ट पाई इंटरवल के डिफरेंस पे हमें बाउंड करना पड़ेगा। तो आप जो आपकी मर्जी है वो इंटरवल ले लीजिए, चाहो तो आप ये वाला इंटरवल ले लो, चाहो तो आप ये वाला इंटरवल ले लो, चाहो तो आप ये वाला इंटरवल ले लो। मैं प्रिंसिपल इंटरवल जो होता है जनरली 0 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के बीच का जो इंटरवल होता है 0 से मोस्टली इसमें इंक्लूडेड हो वो इंटरवल हम लोग लेते हैं। तो यहां कौन सा इंटरवल है, देखिए पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2,
π/2 से लेकर -π/2, अगर मैं रेंज की बात करूं तो दोस्तों ध्यान से देखना, -π/2 से π/2 अगर मैं रेंज देता हूं तो क्या -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि -π/2 की वैल्यू इसकी इनफाइनाइट जा रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि अगर रेंज की बात करूं तो ये -π/2 से π/2 आएगा, जो कि ओपन ब्रैकेट होगा। इसका मतलब कि -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ द फंक्शन इनवर्स फंक्शन ऑफ tan x। समझ में आया आपको? तो tan x जो आपका tan ऑफ इनवर्स x डिफाइंड होता है वो आपका डोमेन r से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में डिफाइंड होता है। r से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में डिफाइंड होता है। अगर वैसे ही अगर मैं cot x का ग्राफ बनाऊं तो cot x क्या होगा? π/2 से शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां पे यहां -π/2 से π/2 आ रहा है वहां यहां पे 0 से पाई के बीच में आएगा विद ओपन ब्रैकेट, 0 एंड पाई पे ओपन ब्रैकेट होगा, और सेम रेंज आपकी हो गई 0 से पाई के बीच में, डोमेन आपका उसमें भी r ही होगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 6 टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x, सबके हमने इनवर्स फंक्शन देख लिए। देखो मैंने 3 के क्लियरली आपको ग्राफ समझाए लाइक sin x, cosec x एंड tan x का। बाकी 3 को मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी किसी को अगर अलग से समझना है, कोई चीज देखनी है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा इसकी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में। अब इन फंक्शन का यूज करके कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है वो हम खुद डिफाइन कर सकते हैं बाय चेकिंग ऑल द डिटेल्स, ऑल द फॉर्मूलाज इन योर एनसीईआरटी बुक और इन योर एनी सिलेबस व्हिच यू आर फॉलोइंग, वहां आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है दोस्तों तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम उन सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, प्रूव करेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और इसको बहुत इजी करेंगे। आई होप कि आज की जो क्लास थी, जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, वो आपको समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जहां आपको समझ नहीं आता है वहां पॉज कीजिए, जिस टाइम पे समझ नहीं आता मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे इस फंक्शन में इस जगह पे ये चीज मुझे समझ नहीं आई। मैं दोस्तों फिर से रिपीट करूंगा, आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, और मैं अभी बहुत जल्दी IIT JEE के बैच भी स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स के लिए, फॉर द IIT JEE मेंस एंड एडवांस एंड आल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 11th एंड 12th। सो जस्ट बेसिक ये डिमांडिंग टॉपिक था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। आप कोई और टॉपिक आप डिमांड करेंगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आज यही खत्म करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसका अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग वीडियो एक और बना देंगे। तो पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी होता है तो प्लीज बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू गेट एवरीथिंग व्हिच आई टॉट टू यू। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।